तारीख का ऐलान हुआ तो सभी तैयारी मुकम्मल होने का दावा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा, जिस पर बहस जरूरी है में आज मुद्दा है हरियाणा में होने जा रहे निकाय चुनावों का। निकाय चुनाव के लिए 19 जून को वोटिंग होनी है, लेकिन सवाल यह है कि सेमीफाइनल्स माने जा रहे इन निकाय चुनावों के लिए प्रदेश के सियासी दल आखिर कितने तैयार हैं? क्या बीजेपी जेजेपी के जादू को यहां पर जनता महसूस कर पाएगी या नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस बाजी मार सकेगी? वहीं आम आदमी पार्टी भी पंजाब के बाद अब हरियाणा में अपनी सियासी जमीन और मजबूत करने में लगी हुई है और कोशिश ये है कि जिस तरह पंजाब में उलटफेर किया, कुछ हरियाणा में भी ऐसा ही जादू देखने को मिले। लेकिन ऐसे में देखना यह होगा कि निकाय चुनाव में बाजी कौन मारता है, इसी पर चर्चा करेंगे आज अपने खास मेहमान से। सिंबल पे लड़ेगी और ना केवल लड़ेगी बल्कि जीतेगी, हालात बदलेगी और आने वाले समय में जो हमारे शहर हैं, कस्बे हैं, जो अनदेखी का शिकार हुए हैं, जहां भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि थोड़ा सा पानी गिरते ही पूरे सारे शहर और कस्बे लबालब पानी से हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति से उभारेगी। और जो बुनियादी अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है, हमारे बिजली पानी जो फ्री में देने का एक संकल्प है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। हर जगह पर जहाँ जहाँ चुनाव होना है वहाँ कमेटियाँ बना दी गई हैं, प्रभारी बना दिए गए हैं और 28 तारीख को हिसार में सारे प्रदेश की मीटिंग रखी गई है, जिसमें सारी विस्तृत योजना बनाई जाएगी। निकाय चुनावों के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम तो गाँवों के भी जो पंचायती चुनाव हैं उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। यही सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, ये तो जानबूझ के अड़ंगे लगा रखे थे उन्होंने। और अपने खास मेहमानों से चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ अहम सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सवाल क्या कहते हैं? पहला सवाल, निकाय चुनाव के लिए बीजेपी जेजेपी आखिर कितना तैयार हैं? क्योंकि सरकार में है तो जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, लोग ज्यादा भरोसा क्यों करें, किन विषयों को लेकर बीजेपी जेजेपी लोगों के बीच जाएगी, ये भी मुद्दा रहेगा और इनके दोनों ही पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं उनसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और सवाल नंबर 2, क्या नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस का जादू चल पाएगा? क्योंकि नई जिम्मेदारी है और नए तरीके से यहां पर नए फॉर्मेट के साथ कांग्रेस इस बार चुनावों में उतरने की तैयारी में है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। बहरहाल सवाल नंबर 3, आम आदमी पार्टी के लिए निकाय चुनाव लड़ने से आखिर नफा नुकसान किसे होगा? क्योंकि जिस तरह का अब तक इतिहास रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ही पहुंचाया है। हालांकि बीजेपी के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती अब तक कई राज्यों में बनती रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन क्या हरियाणा में जिस तरह से उसके वजूद को लेकर सभी सवाल उठाते रहे हैं कि हरियाणा में इसका कोई वजूद नहीं है, और इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का स्वागत करते हुए आगे बढ़ेंगे। भूपेंद्र सिंह गहलावत बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी बहुत स्वागत है। दीप कमल सारण जी जेजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। दीप कमल जी बहुत स्वागत है। रविंद्र ढोल साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ढोल साहब बहुत स्वागत है। रिम्पी फोगाट साहब है हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, और विकास मेहता हैं आईएनएलडी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और पहला सवाल, चूंकि जिस तरह से चुनावों में देरी को लेकर बार बार सवाल उठ रहे थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बारे में सवाल कर रहे थे, भूपेंद्र जी कह रहे थे कि सरकार की मंशा नहीं थी, इस वजह से चुनाव अब तक नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया तो हम भी तैयार है। बीजेपी जेजेपी कितनी तैयार है? सर आपका ऑडियो उधर से म्यूट है, अगर आप उसे अनम्यूट कर देंगे तो आवाज सुन पाएंगे हम आपकी। लगता है आवाज़ अभी नहीं पहुंच पा रही है। दीप कमल जी के पास चलते हैं, हमारे साथ जेजेपी से हैं, आप सरकार में भी हैं सर। और चूंकि चुनाव की तारीखों को लेकर बार बार विपक्ष ये आरोप लगाता रहा कि जो सत्ताधारी दल हैं वो चुनाव होने नहीं दे रहे हैं, और अब जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, क्या ये माना जाए कि सत्ताधारी दलों के पास अब तैयारियों के लिए समय मुकम्मल था और पूरी तरह से रेडी है दोनों पार्टियां? देखिए आशीष, ये कोई इस तरीके के आरोप लगा देना बहुत आसान है और कई बार बहुत स्वाभाविक भी होता है कि विपक्ष है तो कुछ कहना ही है। अगर देरी हो रही है तो बिना ये सोचे समझे या फिर ये बात सोचते समझते हुए, ये बात जानते हुए कि वजह क्या है और उसमें कौन सी कानूनी अड़चन है या कोर्ट में किस तरीके से इसकी सुनवाई चल रही थी, इन सब के जो मैटर्स की, जो रिजर्वेशन से रिलेटेड मैटर्स थे,
ये सब जानते समझते हुए भी लोगों के बीच में ये कह देना कि सरकार डरे हुई थी, सरकार नहीं चाह रही थी, सरकार को इस बात का खौफ था, तो ये ठीक है, राजनीतिक रूप से पॉइंट स्कोर करने वाली बात है, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि हमारे डिबेट में इस बात का कोई महत्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि खबरों में आपने भी कवर किया होगा कि किस वजह से निकाय चुनाव में जो देरी हुई वो किस वजह से हुई, और जो पंचायत चुनाव है उसमें काफी ज्यादा देरी हुई वो किस वजह से हुई। वो दोनों कानूनी पहलू मेरे ख्याल से कम कम हम लोगों के स्तर पर ये कोई बहकावे वाली बात किसी के मन में ना रहे कि वो गलतफहमी में यूं सोच ले कि ऐसी बहके, वो यहाँ पर कम से कम पॉइंट स्कोर अपने लोगों के बीच में करते रहे, वहां बहुत सारी बातें चलती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का जो इरादा था वो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि देरी करने से उनको कोई राजनीतिक रूप से फायदा होने वाला है या कोई स्थिति हो। पहले कोरोना की स्थिति भी जरूर एक अड़चन में थी और कानूनी पहलू तो लंबे वक्त तक इससे जुड़ा ही रहा। दूसरी बात ये है कि कितनी भी देरी कर लें, लोगों में अपने कामों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर बार बार आना ही होता है और आना ही पड़ेगा, उससे कोई बचाव का रास्ता नहीं है, चाहे वो हमारी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उससे कोई बचने वाला भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा होता है जो ये नहीं चाहता कि चुनावों का सामना उसे ना करना पड़े, क्योंकि हर बार अब खुद को परखते हुए ही आगे बढ़ने की एक कोशिश होती है, सुधार होता है, फीडबैक मिलता है, कमियां पता चलती हैं, और अगर बीच में ऐसे चुनाव होते हैं कोई कमी भी पता चलती है तो जो मेन चुनाव है, मुख्य चुनाव जो है, वहां तक सुधारने का मौका भी मिलता है। तो ये तो एक मुझे लगता है कि बस इधर उधर की बात करने वाला, तो ठीक है सर, दीप कमल, अभी हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर बात करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा, जो मैं अभी देख रहा था 46 के करीब जो निकाय में जहां पर वोटिंग होनी है, एक बड़ा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र कवर करता है, और शहरी क्षेत्रों में ठीक है बीजेपी जेजेपी सरकार को मानने वाले लोग और उनका समर्थन करने वाले लोग ज्यादा हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नाराज हैं कुछ हद तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास बहुत अच्छे से नहीं हो पाया, वही मूलभूत सुविधाओं की समस्या, बिजली की, पानी की, किसानों की। निकाय चुनाव में फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, निकाय चुनाव में जो विषय हैं वो आमतौर पर जो अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कच्ची कॉलोनियों के हों, चाहे हुडा के सेक्टरों के हों, चाहे शहरों में इंडस्ट्रियल एरियाज की जो सड़कें हैं, या फिर जो व्यापारी हैं उनकी जो पार्किंग से संबंधित, टैक्सेशन से संबंधित, एनक्रोचमेंट से संबंधित ऐसे विषय ज्यादा रहते हैं। जो नए इलाके गाँव के जुड़े हैं उनका विषय ये रहता है कि गाँव में उनके पास कैसी आजादी थी, कितना फंड अकाउंट में जो बैंक में होता है पंचायत के पास, कितनी आजादी से उनके पास होता था, और अब उनको नए सिस्टम में एक जो है वो नगर निकाय की तरफ देखना होता है, डिपार्टमेंट बदल जाता है, वहां पर कौन से विकास कार्य थे जो रुक गए, जो गांव के तहत हो रहे थे और अब शहर के तहत नई चीजें होनी है, नए पैरामीटर्स तय होते हैं, तो वो तो जरूर चीजें जुड़ जाती है, क्योंकि वक्त के साथ चाहे छोटा कस्बा हो या बड़ा शहर हो, बड़ी कॉर्पोरेशन हो, निगम हो, उसमें गांव तो जुड़ते रहते हैं। उसके हिसाब से जो वोटर लिस्ट है वो भी अपडेट होती रहती है, और शहरों के बाहर नई कॉलोनियां भी बसती रहती हैं। तो उनके जो मुद्दे हैं वो सबसे अहम होते हैं। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार ने पिछले 2-3 सालों में करीब 800 कच्ची कॉलोनियों के लिए काम किया है, और जो रेगुलर सेक्टर्स हैं, जो शहर की जो पक्की कॉलोनियां हैं कह लीजिए, या फिर हुडा के जो सेक्टर हैं, वहां पर जो एनक्रोचमेंट के और जो एनहांसमेंट वगैरह के जो मैटर्स थे वो बीच में आए थे, उनको भी सरकार ने सॉर्ट आउट कर दिया है। बिजली पानी की व्यवस्था शहरों में बिल्कुल ठीक है, कोई उससे रिलेटेड कोई मेजर दिक्कत नहीं है। जल भराव की एक दिक्कत आती है कभी कभी बड़े शहरों में, वो एक इशू है जिसको हर साल सरकारें थोड़ा बहुत इंप्रूव करती हैं। तो ये ऐसे मामले हैं। मुझे लगता है गांव और शहर का विषय इसमें वैसा उस हिसाब से नहीं रहेगा। हाँ, जरूर जो गांव, जो एक कस्बे के बाहर जो नई कॉलोनियां या जो नए गांव जुड़ते हैं, उनको कैसे शहर की तर्ज पर तेजी से डेवलप किया जाए, वहां पर भी अच्छे पार्क, अच्छी फैसिलिटीज, अच्छी मार्केट और अच्छे जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, ये सब चीजें फटाफट बने जो पुराने शहर है उसकी तरह, ये जरूर उन लोगों की डिमांड रहती है, और मुझे लगता है कि उसमें सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक काम हो रहा है। तो सत्ताधारी दलों का विकास ही मुद्दा रहने वाला है आने वाले निकाय चुनावों में। विकास मेहता साहब हमारे साथ लगातार मौजूद हैं INLD से। विकास जी, चूंकि जिस तरह से बीजेपी जेजेपी अपने सरकार का विषय लेकर जाएंगे कि सरकार काम कर रही है और ऐसा ही निकायों में काम होगा, कांग्रेस सरकार के विफलताओं को लेकर लोगों के बीच जाने की तैयारी में है और बहुत जोर शोर से। INLD की क्या तैयारियां हैं सर? एक और इसके साथ प्रश्न मेरा रहेगा, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल तैयारियों का बताइए कि क्या INLD क्या प्रारूप लेकर चल रही है, निकाय चुनावों में क्या मुद्दे रहेंगे, और सत्ताधारी दलों को कैसे आप उनसे सामना करेंगे इस मैदान में? प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह तैयार है। अभी 1-2 दिन पहले ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारी जो
पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनकी चंडीगढ़ में बैठक ली थी और भारी चुनाव को लेकर जिला वाइज पार्टी ने बना दी है और पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी पूरे हरियाणा में मजबूती से और मजबूत तरीके से। इंडियन नेशनल लोकदल नगर परिषद के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव लड़े। और चौटाला साहब का जो अभी मैटर चल रहा है, कोर्ट में सजा का ऐलान होना बाकी है, फैसला सुरक्षित रख ले, कितना प्रभाव पड़ेगा सर निकाय चुनावों पर? आपके सर प्रमुख नेता को तो जेल होने की नौबत आई हुई है। नहीं, देखिए माननीय न्यायालय का जो फैसला है हम उसे सिर माथे पर है हमारे, और रही बात इस फैसले का चुनाव पर कोई प्रभाव मुझे तो नहीं लगता कि पड़ेगा, और ऐसी मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हम पार्टी अपने लेवल पर पूरी तरीके से चुनाव लड़ेगी। जो आपके सर प्रमुख नेता हैं, आपके सर्वमान्य नेता हैं ओपी चौटाला साहब, अभी सजा को लेकर लोगों के बीच किस तरह से आप जाएंगे, उनके बारे में क्या, क्योंकि वो एक ऐसे नेता जिनके नाम पर लोग इकट्ठा होते थे, उनके बाद किसी बड़े चेहरे की अगर बात करें जो निकाय चुनाव में लोगों को जुटा सके, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, आप किसकी ओर देखते हैं? पार्टी के कार्यकर्ता किस ओर देख रहे हैं? अभय जी की ओर? देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन पार्टी में हम चेहरा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का ही लेकर जाएंगे। अभय सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का पूरा कैडर है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में हमारे कार्यकर्ता हैं, हर बूथ पर, हर वार्ड में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चौटाला साहब के चेहरे से ही चुनाव लड़ा जाएगा और मजबूती से लड़ा जाएगा। इस केस का, इस चुनाव को मुझे नहीं लगता कि कोई इससे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, क्योंकि सब पूरा प्रदेश जानता है कि ये किस वजह से हुआ है। और बाकी जो माननीय न्यायालय का जो आदेश है, जो उन्होंने फैसला किया, वो हमारी सर आंखों पर है और आगे भी हमें जो न्यायपालिका है उस पर पूरा विश्वास है कि वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ पूरा जो है उनका सम्मान करते हुए जो उनकी इस समय वृद्ध हैं वो वृद्धावस्था को देखते हुए अपना फैसला दें। ठीक है सर, वो विषय भी अलग रहेगा। हालांकि निकाय चुनाव में इसका कितना लोगों को, कितना वो इस विषय को समझ पाते हैं, ये भी देखना होगा। बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र गहलावत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गहलावत साहब, आवाज मिल पा रही है? भूपेंद्र जी सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है भूपेंद्र जी से अभी संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा है ठीक तरीके से, क्योंकि विषय कुछ इस तरह का है कि सरकार की तरफ से या बीजेपी जो सत्ता में इस वक्त है उनका निकाय चुनावों में आगे क्या मुद्दा रहने वाला है, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर उनकी एक प्रतिक्रिया भी लेंगे। और कांग्रेस के ढुल साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रविंद्र ढुल साहब। रविंद्र जी, ये एक ऐसा विषय इस वक्त है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आवन जावन की स्थिति लगी हुई है, कोई नेता जा रहा है, कोई नेता आ रहा है। ऐसे में नए अध्यक्ष के साथ आप लोग चुनावों में जाने की तैयारी में हैं। उसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं और महिला नेताओं की अभी यहां पर कांग्रेस में हरियाणा में कोई बहुत बड़ी फौज दिखाई नहीं दे रही है जो निकाय चुनाव में आप लोगों की नैया पार लगा सके। देखिए, जहां तक बात चुनाव की है, चुनाव में कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी पूरी तैयारी है इन चुनाव और पूरी मजबूती के साथ जाएंगे। मीटिंग चल रही है आज और बहुत जल्दी हमारी स्ट्रेटजी की घोषणा भी होगी, जो कि आप सबके सामने हमारी तरफ से बताई जाएगी। जहां तक पार्टी में आने जाने की ये चीजें लगी रहती हैं, जब पार्टी प्रोसेस में होती है तो नए लोग जुड़ते हैं, ये चीजें चलती रहती हैं, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। आज बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जमीन पे पूरी तरह से मजबूत हैं। एक नए संगठन को खड़ा करने का प्रयास करते हुए हम लगातार बहुत तेजी से जो है जमीनी स्तर के ऊपर कार्य कर रही हैं और आपको संगठन का प्रारूप धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से आपके सामने आपके माध्यम से पूरे हरियाणा की जनता को दिखेगा। जो प्रमुख मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर के जाएंगे, चाहे जनसेवा का मुद्दा हो, चाहे जनता को मिलने होने वाली असुविधा का मुद्दा हो, जो वहाँ पर बेसिक समस्याएं जो शहरों में या ग्रामीण क्षेत्र में जैसे शहरों में पेंशन कटने की हो, बुढ़ापा पेंशन कटने की, दूसरी पेंशन कटने की हो, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, फैमिली आईडी के जो इनका जो प्रोग्राम है, जो इनका एक्सपेरिमेंट है, उसके कारण होने वाली असुविधाओं की बात है, इस प्रकार की चीजें हैं, उनको लेकर के सामने जाएंगे जनता के बीच में और जनता के बीच में जाकर के एक मैंडेट मांगेंगे। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी खिलाफ, जेजेपी के खिलाफ मैंडेट मांगेंगे और हमें विश्वास है कि सफलता हमारे पास है। लेकिन ढुल साहब,
एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और फिर जिस तरह से शैलजा जी को हटा करके नए प्रदेश अध्यक्ष आप लोगों ने बनाए, महिलाओं में विश्वास कैसे जगाइएगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास में महिला नेताओं की कोई कमी है। पहली बात, शैलजा जी को हटाना है, शैलजा जी की तरफ की जगह किसी और को जो है यहाँ पर उदय भान जी को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाना पार्टी हाईकमान का विषय है। ऐसा नहीं, शैलजा जी हमारे प्रमुख और सम्मानित नेता हैं और बहुत पुराने नेता हैं। उनका सम्मान और उनका सम्मान आम लोगों में, हमारे कार्यकर्ताओं में हर जगह पर है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, और आवश्यकता पड़ेगी वो प्रचार के अंदर भी आएंगी, पहले भी आई हैं, आगे भी आएंगी। तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर के किसी प्रकार की जो है लोगों के बीच में कोई चर्चा हो। तो ये माना जाए कि शैलजा जी के हाथों में जिम्मेदारी रहेगी आगे महिलाओं को आकर्षित करने के लिए? निश्चित रूप से। चलिए ठीक है, मैं फिर आऊंगा आपके साथ। हमारे साथ गहलावत साहब बीजेपी से जुड़ गए हैं, संभवतः मुझे वो सुन पा रहे होंगे। गहलावत साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? भूपेन जी, भूपेन जी, अभी आप लोग सत्ता में हैं, जेजेपी के साथ अलायंस कर रहे हैं, और निकाय चुनाव में देरी को लेकर हालांकि विपक्ष बहुत सारे सवाल करता रहा कि सरकार ने ऐसा किया, इस वजह से चुनाव देरी से हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो ही गया है, तो किन विषयों को लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच? एंटी इनकम्बेंसी का फर्क रहेगा, कितना देखते हैं इसे? देखिए, पहले तो अगर विपक्ष कह रहा है कि चुनाव में देरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से हुई है, तो ये बिल्कुल ही गलत और निराधार आरोप है। हमारी सरकार ने 50% आरक्षण किया, बैकवर्ड्स के लिए आरक्षण किया। जो अपोजिशन पार्टी के लोग थे, खासतौर पर कांग्रेस के समर्थक लोग थे, वो माननीय उच्च न्यायालय में चले गए, और माननीय उच्च न्यायालय से वो एक तरह से उसमें रोक हो गई। और मैं ये कहता हूं कि उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आप पुरानी पद्धति पे चुनाव कराना चाहते तो करा सकते हो, लेकिन हमारी पार्टी ने अमेंडमेंट तो पुरानी पद्धति पे कराने के लिए थोड़ी की थी। हमारी सरकार ने अमेंडमेंट की थी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, बैकवर्ड क्लास के जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण देने के लिए। लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी को पच नहीं पाई, और उन्होंने अपने आदमियों को कोर्ट भेज दिया, और जिसकी वजह से ये इलेक्शन में देरी हो गई। हमारी वजह से ये देरी नहीं हुई। हम तो चुनाव कराने को पहले तैयार थे। जैसे कोर्ट माननीय न्यायालय से हरी झंडी मिली, हमने तुरंत चुनाव आयोग को लिख दिया, और चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी। अब तो देखिए, क्या ऐसा भी है कि पता था बीजेपी को कि ये मामला कोर्ट में जाएगा, तो हमारे पाले से तो गेंद बाहर हो जाएगी? कम से कम हम ये कह सकेंगे कि हमने तो प्रयास किया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी किसी काम के लिए जब अमेंडमेंट करते हैं, हाँ। तो दोनों बातें हैं, लोग जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। आप अगर हम ये सोच के कि कोई कोर्ट में जाएगा, तो इसका मतलब हम काम ही नहीं करें, हम खाली बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए, ना ही डरना चाहिए। फटाक से भारतीय जनता पार्टी का ये डिसीजन लेने की क्षमता है, और ये तुरंत डिसीजन हमारी पार्टी लेती है। और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, उनका तो कुछ जनाधार है ही नहीं। आपको पता है ना, तो उनका झगड़ा आज भी चला हुआ है, कल भी झगड़ा चला हुआ है। उन्होंने प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की, उसको उन्होंने बैन कर दिया। और दूसरा, जो एमएलए थे उन्होंने नौटंकी की थी, जो पहले से ही कांग्रेस पार्टी के लोग थे। कुछ लोग जो शैलजा जी ने पार्टी से गतिविधियां, जो पार्टी के खिलाफ गतिविधियां थी, उनके आरोप में उनको 6 साल के निष्कासित कर दिया था, बगैर पार्टी की हाईकमांड की परमिशन के। एक ड्रामा किया, वो पार्टी में तो उनकी मैं थे ही, लेकिन नए फोटो खिंचवाए और एक ड्रामा किया उनको पार्टी में शामिल कराने का। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, डूबती हुई नाव है। उसमें से लोग उतर उतर के भाग रहे हैं। सुनील जाखड़ जी भाग रहे हैं, भाग के बीजेपी में आ गए। हमारे हार्दिक पटेल जी ने छोड़ दिया, कल कपिल सिब्बल जी ने छोड़ दिया, और दूसरे लोग भी छोड़ने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये डूबता हुआ जहाज है, इसका कोई जनाधार अब बचा नहीं है। तो सर, निकाय चुनाव में इन बातों का फर्क पड़ेगा? क्योंकि ढुल साहब कांग्रेस के ये कह रहे हैं कि आना और जाना तो राजनीतिक पार्टियों में लगा रहता है, लेकिन हम तो जनसेवा के मुद्दे लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच। कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? कांग्रेस के ढुल साहब प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ढुल साहब, कौन जा रहा है? इसको कौन चेहरा है आपका? आपका चेहरा कौन है? इनसे पूछो। मुझे ये लग रहा है कि जो अभी इतनी मशक्कत के बाद, इतना विरोध होने के बाद, जब शैलजा जी ने त्याग पत्र दे दिया, तो इन्होंने बहुत लोगों के नाम आगे किए।
ये तो दीपेंद्र हुड्डा को प्रधान बनवाना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। ये गीता भुक्कल जी पर आए, बात नहीं बनी। लाचारी में इन्होंने उदय भान जी को चेहरा बनाने का काम किया। लेकिन सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने देखा, जब ये यहाँ से चंडीगढ़ में सब कुर्सी ग्रहण करने के लिए जा रहे थे, तो ये तो दोनों पीछे खड़े थे। आगे तो दीपेंद्र हुड्डा जी थे। ठीक, मैं सर केरावत साहब, ठीक है, ये तो आप लोगों का ठीक है, आप राजनीतिक रूप से आरोप लगाना या इस तरह की बातों को निकाल कर लाना, ये तो स्वाभाविक बात है। मैं एक और गूढ़ विषय पर आता हूं सर। निकाय का जो काम होता है, उन कामों के बारे में बात करेंगे। बिजली, पानी, लोगों के लिए कनेक्टिविटी की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, ये सब उपलब्ध कराना, इन सब विषयों पर अगर बारी बारी जाएं तो पानी की दिक्कत हरियाणा में है, किसानों को परेशानी हो रही है। बिजली के पावर कट्स रिसेंट में हरियाणा ने झेले हैं अभी, ठीक है, अब अभी सरकार दावा कर रही है कि वो सब समस्याएं खत्म हो गई। तो इस तरह के मुद्दों पर सर कैसे लोगों को रिझाएंगे? देखिए, ये दो तरह का चैप्टर आपने एक बार में बोल दिया। हाँ। आपने किसानों की बात कर दी और नगर पालिका की बात कर दी। आप जो से बात पे कहो, मैं उसी का जवाब दे देता हूँ। मैं नगर पालिका की, क्योंकि ये आज विषय है, तो मैं नगर पालिका के उस पर बोलूंगा। सर, पानी तो सभी को चाहिए, आम इंसान को भी चाहिए, किसानों को भी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पीने के पानी की तो कोई कमी है नहीं, शहरों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर लाइन खराब हो जाती है तो छोटा मोटा डिफेक्ट आ जाता है, वो तो किसी में भी आ सकता है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम सभी लोगों को हर घर में हमने जल्द से पानी पहुंचाने का लक्ष्य लिया है, और वो लक्ष्य हमने पूरा कर दिया। हर घर में हमने पानी पहुंचाया है। हमारे किसी भी नगर पालिका में, किसी भी नगर परिषद में, किसी भी नगर निगम में पानी की समस्या, पीने की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर गलियां पक्की करने की बात है, हमने ज्यादातर गलियां पक्की कर दी। ज्यादातर सीवर, सभी गलियों में जो कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियां थी, उनको जो वैध पिछली सरकार ने भी किया था, पिछली सरकार ने खाली वैध करने का काम किया, लेकिन उन कॉलोनियों में नाम मात्र का भी काम उन सरकारों ने नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद हमने उन कॉलोनियों में भी सीवर की भी, पानी की भी और गलियां पक्की करने के भी हमने काम किया है। और हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो राशन का क्षेत्र हो, हमने हर वर्ग को, हर आदमी को, हर गरीब आदमी को जो लास्ट लाइन में भी बैठा है, सुविधा पहुंचाने का काम हमने किया है। और जो भी अगर थोड़ी बहुत कमी है तो मैं आऊंगा आपके पास। केरावत साहब, रिम्पी फोगाट जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। चाहे वो देखिए चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रोज ये हाउसिंग का काम है, बहुत सारे हाउस बने हुए हैं और उसमें ग्रांट भी जारी हो गई है। बहुत हमारे जो मकान है वो निर्माणाधीन है, और सारा काम हम गरीबों के लिए, जो भी शहर में रहता है, जो भी निकाय में, नगर पालिका में, नगर परिषद के क्षेत्र में रहता है, उनको हम सभी प्रकार की सुविधा देने के लिए संकल्प हैं, और ज्यादातर सुविधा हमने दे भी दी है। और भी अगर कोई कमी होगी तो हम उन सुविधाओं को पूरी तरह से देंगे। हमारी सरकार का एक ही मकसद है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं। जितनी हमने शहर में योजनाएं बनाई है, चाहे बीपीएल कार्ड की योजना है, चाहे दूसरी योजना है, और चाहे ये स्वास्थ्य की योजना है, सारी प्रधानमंत्री योजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने योजनाएं शुरू की है, वो सारी योजनाओं का लाभ हम आखिरी व्यक्ति के तक भी पहुंचाएंगे। हमारे माननीय जो ओम प्रकाश धनखड़ जी है, हमारी जो पार्टी है वो बहुत ही मजबूत है। उसका संगठन ब्लॉक स्तर से लेके और जो बूथ स्तर तक भी हमारी कमेटी, ठीक है, मैं आता हूं, मैं आऊंगा सर, कुछ और विषय पर आपसे बातचीत करेंगे आगे। हमारे साथ रिम्पी फोगाट जी हैं आम आदमी पार्टी से। रिम्पी जी, कितना तैयार है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, चूंकि अभी की जो परिस्थितियां हैं वो अभी आप जमीन की तलाश कर रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी अपने किले गाड़ के बैठे हैं और यहां सेंध लगानी है आपको, निकाय चुनाव से तैयारी करेंगे? आपका सर ऑडियो म्यूट है, उधर से अनम्यूट कर लीजिए रिम्पी जी। जी बताएं। फोगाट साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, संभवतः ऑडियो म्यूट है उधर से आपका। फिर आएंगे और चर्चा करेंगे रिम्पी जी से, आगे बात बढ़ाएंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी।
चलिए ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे और चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। हमारे साथ दीपकमल सारण है जेजेपी से। दीपकमल, पार्टी स्तर पर कितनी तैयारी है और क्या कुछ उसकी रूपरेखा रहने वाली है? चूंकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था तो बहुत सारी चीजें अभी अनसर्टेन थी, अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, तो पार्टी अपने स्तर पर तैयार है, जननायक जनता पार्टी? हाँ आशीष, बिल्कुल। कुछ तैयारी पहले से थी और कुछ जब चुनाव की घोषणा हुई है तो उसके बाद तेज की गई है। और कल ही जननायक जनता पार्टी की पंचकुला में इस बारे में एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, 21 जिलों में तो चुनाव है ही, फरीदाबाद में सिर्फ नहीं है, बाकी सभी जिलों के जिलाध्यक्ष वहां मौजूद थे। और जिन 46 जगहों पर निकाय चुनाव हैं उन सभी जगहों पर जो हल्का अध्यक्ष हैं, जो भी एरिया पड़ता है जिसका भी हल्का पड़ता है, वो सभी अध्यक्ष उसमें मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला जी थे, निशान सिंह जी थे प्रदेश अध्यक्ष, और बाकी सभी बड़े नेता थे, दोनों हमारे जो मंत्री हैं वो मौजूद थे। और सभी ने मिलकर ड्यूटियां बांटी हैं, सभी ने चर्चाएं की हैं, सुझाव लिए हैं और अपनी अपनी राय दी है, विचार विमर्श किया है कि कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिनको मजबूती से लड़ा जा सकता है पार्टी की तरफ से, क्योंकि गठबंधन में अगर चुनाव लड़ा जाना है तो उस हिसाब से जो मजबूत सीटें हैं उनको पहचान किया जाना है उनकी पहले, और फिर उसके हिसाब से तैयारी को और तेज करना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आशीष कि कल ही अजय सिंह चौटाला जी ने ये कहा है कि हर एक वार्ड में, हर एक जो बूथ है वहां पर अपने जो मजबूत कार्यकर्ता हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और जो कैंडिडेट हो सकते हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए। और 28 तारीख तक, यानी आज से 2-3 दिन बाद, इसकी जो रिपोर्ट है वो प्रदेश का जो मुख्यालय है, कार्यालय है, वहां पर इसकी सभी को जमा करवानी है, सभी की सभी जगहों पर, सभी 46 जगहों पर जो वर्कर है, क्योंकि चाहे कोई भी चुनाव लड़े, जो वर्कर है उसको तो ड्यूटी करनी है, उसका तो काम वहां पर होना ही चाहिए चुनाव में मजबूती के साथ। तो पार्टी की तैयारी पहले भी थी और अब और तेज कर दी गई है। आने वाले जो 15-20 दिन हैं हमारे पास, आप देखिएगा सबसे ज्यादा सक्रिय अगर कार्यकर्ता किसी पार्टी का मिलेगा तो वो जेजेपी का आपको दिखेगा, क्योंकि पार्टी का ये इतिहास भी रहा है और पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये पहचान भी है कि वो फील्ड में सबसे ज्यादा मजबूती के साथ सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल, और पार्टी अपने स्तर पर तैयार है, ये पार्टी के लिए अच्छी बात है। लेकिन क्राइटेरिया क्या होगा और क्या कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर बात करें तो उस पर भी आगे चर्चा करेंगे आपसे। रिम्पी जी से बात बीच में नहीं हो पाई थी ऑडियो की परेशानी की वजह से। रिम्पी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, आपकी आवाज़ अभी नहीं मिल पा रही है, क्या कारण है? एक बार आप देखिए अपनी तरफ से, शायद आपका ऑडियो वहाँ से म्यूट है, आप उसे अनम्यूट करेंगे तो शायद हम आपको सुन पाएंगे, या फिर कोई और कारण है? नहीं मिल पा रही आवाज़ रिम्पी जी की हमें अभी तक, और आम आदमी पार्टी अभी तक अपना पक्ष नहीं रख पाई, चूँकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से हरियाणा में एक जगह बनाने की कोशिश कर रही है, एक स्थान तलाशने का प्रयास है। निकाय चुनाव वो एक बड़ा मौका यहाँ पर हो सकता है, हालांकि ये सभी पार्टियों के लिए एक बड़ा मौका आने वाले चुनावों से पहले, क्योंकि 46 सीटों पर ये मतदान होने हैं। और इस मतदान की अगर बात करें तो इस वक्त जो 46 सीटों पर 19 जून को मतदान होने हैं, उसके लिए सभी पार्टी अपने अपने स्तर पर तैयार हैं। कांग्रेस की तैयारियों पर अब चलते हैं आगे, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से विकास की बात कर रही है। रविंद्र जी, बीजेपी के प्रवक्ता हंस रहे थे जब आप विकास के और जन सेवा के मुद्दे लोगों के बीच ले जाने की बात कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा गंभीरता से कांग्रेस को नहीं ले रहे बीजेपी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातों के ऊपर हंस रहा था कि कांग्रेस ने लोगों को बोल दिया कि हाई कोर्ट में केस डाल दो, कांग्रेस ने उसको रुकवा दिया। इनका बेतुका तर्क मैं इन्हीं के ऊपर मारता हूँ 1 मिनट के लिए। 75% आरक्षण जेजेपी का सपना था, जेजेपी ने लागू करवाया, दुष्यंत जी ने उसका प्रचार किया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो है अधिवक्ता, जो कि पद पर हैं, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल रहे हैं, चेतन मित्तल, उसका विरोध करने के लिए हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। तो क्या ये माना जाए जेजेपी के आरक्षण को भाजपा ने रुकवाया? इतनी बेतुकी बातें जिनका उत्तर देना प्रोफेशनली मैं सही नहीं समझता। वकील के रूप में भी कोई किसी भी वकील की किसी भी पार्टी के साथ में कोई आस्था हो सकती है, तो उसके प्रोफेशन को उसके अंदर लेकर के आना और उसके ऊपर राजनीतिक आरोप मढ़ करके पूरी की पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देना, इस मानसिकता के ऊपर आप जितना ही हंस रहे हैं उससे दुगना तो मैं हंस रहा हूँ। इनके आरोप का मैं जवाब देता हूँ। 75% आरक्षण भाजपा ने रुकवाया है, बताइए क्या मतलब है इस बात का? कोई ये बिल्कुल बेतुकी बातें इनको करने की जगह इनको मुद्दे की बात करनी चाहिए। मुद्दे की बात ये है कि संवैधानिक तौर पर और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ट्रिपल टेस्ट के साथ में जो आरक्षण लागू करना चाहिए था इनको, और बिना
तैयारी के आरक्षण को लागू किया गया, जिसके प्रोटेस्ट में बहुत सारी 14-15 अलग अलग जगह से याचिका लगी, जिसके ऊपर कोर्ट ने कभी भी कोई रोक नहीं लगाई, कभी भी कोई रोक नहीं लगाई। और बिना रोक के सरकार के खुद एडवोकेट जनरल जाकर के स्टेटमेंट दिया है कि जी जब तक हाई कोर्ट इसका फैसला नहीं करती जी हम चुनाव नहीं कराएंगे। इनके खुद की स्टेटमेंट के ऊपर एक रोक लगी और उसके बाद कोर्ट में इन्होंने खुद जाकर के स्टेटमेंट दी जी हम चुनाव कराना चाहते हैं। कोर्ट ने कह दिया करा दो। अब मुझे ये बताइए इनके इस बेत के तर्क का क्या तो इसका उत्तर दिया जाए और क्या उनको पर हंसा जाए और क्या इस प्रकार के चीजों का तर्कों का उत्तर दिया जाए। दूसरी बात जहां कांग्रेस की है, कांग्रेस की तैयारी पूरी पुख्ता है। आपने शुरुआत में खुद बाइट दिखाई थी। मैं कह रहा हूं कि जो आपकी जो इन्होंने 550 सर्विसेज के ऊपर इन्होंने जो ये फैमिली आईडी लागू की है वो हरियाणा का सबसे बेतुका प्रोजेक्ट है, जिसको आधार कार्ड के साथ गैर कानूनी तौर पे लिंक करके जनता के ऊपर थोपने का इन्होंने काम किया है। उसके साथ उसके कारण से हजारों लोगों की पेंशन गलत तरीके से कटी, सैकड़ों लोग कोर्टों में चक्कर काट रहे हैं, सैकड़ों लोग जो है हजारों लोग जो है कहीं कहीं अलग अलग जगह पर जाकर के चक्कर काट रहे हैं कि जी हमारा क्या दिक्कत है। किसी के नाम के अंदर मिस्टेक के कारण पेंशन रुकी है, किसी के आधार कार्ड के अंदर मिस्टेक के कारण पेंशन रुकी है। इस प्रकार से लोगों को तंग करने का काम किया जा रहा है। ऑनलाइन सिस्टम बना दिए, रजिस्ट्री कराने जाते हो आप रजिस्ट्री के आपको टोकन नहीं मिलते हैं क्योंकि सर्वर डाउन है, कहीं कोई सर्वर डाउन है, कहीं कोई सर्वर डाउन है। तो इस प्रकार की चीजों से आम जनता को तकलीफ होती है और उन तकलीफों को उठा करके यदि जनता के बीच में विपक्ष जाए तो उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। विपक्ष की बातों का स्वागत करके उन तकलीफों को दूर करने के सरकार को आगे आना चाहिए। इनके हंसने से तकलीफ थोड़ी ना दूर होगी, इनके हंसने से इनका अति आत्मविश्वास दिखेगा जो कि जनता के सामने जाएगा कि हम तंग हैं और ये हंस रहे हैं। सीधी बात। शायद आप लोगों ने समय थोड़ा देर कर दी ये विषय उठाने में, इसीलिए गहलावत साहब थोड़ा इस पे मुस्कुरा रहे हैं या हंस रहे हैं। मैं चाहूंगा कि दीपकमल इस बारे में ज़रूर जिक्र करें। जो ढुल साहब बात कह रहे हैं, दीपकमल आपने सुना होगा जिन परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, विपक्ष का काम है सरकार की अगर कोई कमज़ोर कड़ियाँ तो उनको जनता के सामने लेकर जाना, लेकिन क्या ये परेशानियाँ वाकई बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए निकाय चुनाव में परेशानी पैदा करेगी जो आम लोगों को पेश आ रही है, जिसका जिक्र ढुल साहब कर रहे हैं? देखिए आशीष, कांग्रेस पार्टी की ये विडंबना है कि वो एक तरफ तो हमारे जो पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हैं उनको बार बार याद करते हैं। भाई पिछले सप्ताह भी याद कर रहे थे कि वो देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स और बाकी सब चीजें आधुनिकता लेकर आए और वो जनक भी हैं। वाकई में उनके वक्त में वो चीजें कुछ शुरुआत भी हुई थी और आज के दौर में ये सब चीजें जब लागू हो रही हैं और उनको धीरे धीरे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, टाइम के साथ जब चीजों में ट्रांसपेरेंसी आ रही है, इंटीग्रेशन आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है कि एक जगह पर आप जब अपडेट करें वो बाकी 6 जगह पर अपने आप अपडेट हो जाएगी। और आधार कार्ड जिसकी शुरुआत भी कांग्रेस के ज़माने में हुई, बाकी सब चीज़ें भी, पैन कार्ड भी देश में वक्त पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग सरकारों ने उसको और ज़्यादा उसको एनफोर्स किया कि अलग अलग जगहों पर चीज़ें आए। अब फैमिली आईडी अगर राज्य सरकार का एक प्रोजेक्ट है और वो उसी इंटीग्रेशन पर काम करता है कि फैमिली आईडी के बेसिस पर सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, ये नहीं कि पिता जो है वो 1.5 लाख रुपए पेंशन ले रहा है और बेटा जो है वो अलग तरीके से कोई और सरकारी बेनिफिट ले रहा है, कोई गरीबी का या किसी और चीजों जी, और पिता जो है 2,500 रुपए पेंशन भी ले रहा है। तो ये फैमिली आईडी का जो इंटीग्रेशन है ये धीरे धीरे जब हो रहा है और उसमें अगर कोई छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं तो सरकार उनको टाइमली आइडेंटिफाई करती है, उनको दूर करती है, आने वाले समय के लिए उसमें सुधार कर दिया जाता है और जो लोग उससे प्रभावित होते हैं उनको एरियर के साथ या पीछे का जो भी उनके बेनिफिट छूट गए हों कभी, उनके साथ उनको पूरा भुगतान किया जाता है। अगर किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के खाते में सीधा, आड़ती के खाते में नहीं, और उसमें यह नहीं कि पहले आड़ती के खाते में भी महीने 2 महीने 3 महीने बाद जाएगा, वहां से फिर आड़ती अपनी मर्जी से देगा या नहीं देगा या उसका पहले का जो कर्ज है उसमें से काट कर बैठा रहेगा या ये उसको बाउंड करेगा कि अगली फसल भी मेरे यहाँ पर दो तब मैं तुम्हारा पिछला पैसा दूंगा। वो चीजें जिस साल पहले साल लागू की 2019 में जो पहला सीजन था नई सरकार बनने के बाद, तभी पूरा विपक्ष चिल्लाता था कि ये तो आड़ती के सिस्टम को खत्म कर देगा, आड़ती जो है वो रात का एटीएम होता है, किसानों को ये दिक्कत हो रही है, उनके यहाँ पर पैसे नहीं आ रहे, उनके यहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही। 7,500 तो इस बार जब
50% फसल आई है गेहूं की। पिछले साल 15,000 करोड़ रुपया और इस बार 7,500 करोड़ रुपया, एक एक रुपया सीधा किसान के खाते में गया है सरकार से, और 72 घंटे के अंदर गया है। तो 2 साल 3 साल अगर भारत जैसे देश में, हरियाणा जैसे राज्य में जिसमें ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज्यादा है, हमारे पास किसानों के रूप में भोले लोग हैं जिनको उतनी टेक्नोलॉजी की एकदम से समझ में नहीं आती हैं चीजें, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, वो स्कीम जो कि 30 साल से गन्ने की जो चीनी मिलें हैं इस्तेमाल कर रही है, कि पहले से किसानों से ले लेती है कि किस किसान ने किस गांव में कितने एकड़ में गन्ना बोया है, उसके हिसाब से मिलें शुरू होती हैं, उनका सीजन चलता है, गन्ने की एफिशिएंसी निकलती है चीनी की, जो पहले अगेती फसलें हों उनमें से गन्ना ज्यादा निकलता है, बीच वाले में से अलग तरीके से मिल चलाई जाती है। उस टेक्नोलॉजी को जब अब गेहूं, धान, कपास सारी फसलों में लागू किया जा रहा है तो विपक्ष चिल्लाता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं यही सारे काम कांग्रेस ने अपने वक्त पर शुरू करने की कोशिश की होंगी, और भगवान ने कभी इन पर मेहरबानी की, इनकी सरकार देश में बनी तो यही काम 100% ये लोग करेंगे। लेकिन इनका रोना ये है कि ये सरकार में क्यों नहीं है और देश की तरक्की क्यों हो रही है। देश की तरक्की, आम आदमी की भलाई की दुश्मन है कांग्रेस पार्टी, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना दिखता है, उनको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस दिखती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखते हैं हरियाणा में। यही काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे होते तो यहाँ नारे लगाते, गुण गाते उनके, और कोई दूसरा नेता कर रहा है तो इनको आंखों में चुभता है, कमियां दिखती हैं, टेक्निकल कमियां दिख जाती हैं, लोगों के हित की बात करते हैं। उन लोगों ने कांग्रेस को देश में घर बैठा दिया, हरियाणा में घर बैठा दिया, अब जमावड़ा इकट्ठा हो गया ऐसे स्वार्थी लोगों का, और कमियां निकालने लगते हैं सरकार में। ये लोग आएंगे यही काम करेंगे, इन्हीं में से पैसा ढुल साहब जवाब देना चाहते हैं, करेंगे यही चीजें करनी है, कोई नया काम थोड़े करते हैं। मैं विकास जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले ढुल साहब इस पर कुछ जवाब देना चाहते हैं। देखिए, जवाब तो बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने ये कहा था कि गैर कानूनी मतलब गैर कानूनी। आपके जो मैंने कब कहा कि फैमिली आईडी लागू मत कीजिए, मैंने कहा फैमिली आईडी का गैर कानूनी इंप्लीमेंटेशन, आधार कार्ड के एक्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ, पूरी तरह से उसके खिलाफ गैर कानूनी इंप्लीमेंटेशन, बिना कंसेंट के लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेना, उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेना, ये सारे काम करना गैर कानूनी है। जो गैर कानूनी है उसको गैर कानूनी कहा जाएगा, उसको कितना भी उसको सजा करके जनता के सामने परोस दे, गैर कानूनी रहेगा। जहां तक बात विरोध करने की आ गई, कभी भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन में जो भारत के प्रधानमंत्री वो आधार कार्ड जो कांग्रेस लेकर के आई थी उसका विरोध करते थे, आज उसी को सपोर्ट करते घूम रहे हैं। तो ये कहना कि भाई मैं गारंटी देता हूं कि ये उस समय करते ये जनता के विरोधी हैं, अरे भाई जमुना पार ये वो इस प्रकार की बातें करके, और आपने जिस प्रकार सरकार जो है बनाने का काम किया है, किसका विरोध करके और किसके समर्थन के साथ में सरकार बनाई है, क्या जनता को वो नहीं दिखती? वो भी तो जनता को दिखती है ना। तो मुद्दे की बात करने की जगह वो बातों को डिरेल करके कहीं और घुमाना, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जब मैंने स्पष्ट तौर पे एक चीज कही कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन गैर कानूनी है, उस गैर कानूनी इम्प्लीमेंटेशन की जगह आप उसको कानूनी तरीके से करें, जनता की समस्याओं का। आप ये बताइए कि क्या मैं, दीप कमल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं, मुझे ये बताइए गारंटी के साथ क्या फैमिली आईडी के अंदर गलती होने के बाद में ठीक करने का कोई प्रावधान है? यदि है तो कहाँ है? बिल्कुल नहीं ठीक हो सकती। अब उसको ठीक करने के लिए आपको कोर्ट चक्कर काटने पड़ेंगे, तो जनता की सुविधा है, असुविधा है? आप उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ भी ठीक नहीं कर सकते। क्या है ये फैमिली आईडी? हजारों लोगों की प्रॉपर्टी आईडी गलत बनी हुई है। आप बताइए क्या ये सही नहीं है? बड़े बड़े कैंप लगाने के बावजूद भी प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हुई है। क्या उनको ठीक करना इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? जो टेक्नोलॉजी तकनीक है सब सरकार लेकर के आती है, और प्रोग्रेस जो है इस देश की जनता का हक है। और सभी पार्टियां अलग अलग समय पर जब सत्ता लेकर के आती है, बनाती है, तो प्रोग्रेस करती है। मैं प्रोग्रेस का विरोधी नहीं हूं, मैं विरोधी जिस चीज का हूं उस प्रोग्रेस के दौरान जो जनता को असामान्य दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को दूर कराइए। ना तो प्रॉपर्टी आईडी की दिक्कतों को आप दूर कर पाए, ना रजिस्ट्री की दिक्कतों को आप दूर कर पाए, ना ही आप फैमिली आईडी की दिक्कतों को दूर पर कर पाए। और जब मैं विरोध करता हूं तो मुझे दिक्कत, फिर ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमें हंसी आती है, ये जनता के घोर विरोधी हैं। अरे जनता के घोर विरोधी है तो 70 साल के अंदर जो है भारत वहां से जहां से शुरू हुआ था, जब हम सुई भी नहीं बनाते थे, वहां से यहाँ तक कैसे आकर के आया? जनता के घोर विरोधी है तो जनता ने तो लंबे समय तक इतनी बड़ी मैंडेट कैसे दी कांग्रेस पार्टी को? यदि जनता के घोर विरोधी थे तो ठीक है, आज हमारे पास मैंडेट नहीं है, इसका ये मतलब थोड़ी जनता के घोर विरोधी है। इसका मतलब तो ये है
कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां की जनता कहीं ना कहीं घोर विरोधी है, तभी उन्होंने घोर विरोधी पार्टी को वोट देने का काम किया। इस प्रकार की बेतुके तर्कों की जगह हमें मुद्दे की बात करनी चाहिए, और मुद्दे की बात यह है कि जनता की समस्याओं को दूर करना सरकार की ड्यूटी है, और सरकार नहीं करेगी तो हम उन समस्याओं को लेकर के जनता में जाएंगे। ये हमारी विपक्ष के रूप में ड्यूटी है। मुझे लगता है भूपेंद्र साहब इसका जवाब देंगे इस विषय को लेकर, जिस तरह से ढुल साहब कह रहे हैं। भूपेंद्र साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज मैंने इनकी बातें नहीं सुनी। क्या मेरे को जवाब देना बता? जी जी बिल्कुल सर, बहुत लंबा उन्होंने विषय रखा कि जिस तरह, ठीक है मैं आऊंगा सर आपके पास। दीप कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने सुनी, मैं बता देता हूँ। दीप कमल जी जवाब दे रहे हैं सर, ठीक है मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, तो आपको भी, भूपेंद्र जी को भी पता चल जाएगा। देखिए, एक तो ये कह रहे हैं कि मुद्दे की बात नहीं कर रहे और मुद्दे के अलावा कहीं और बात लेकर चले गए। खुद कह रहे हैं कि 3 साल पहले जब चुनाव हुए थे तब हमने क्या बातें कही थी और हम सरकार के साथ क्यों आ गए। ये आज का विषय है आशीष? नहीं बिल्कुल नहीं। ये मुद्दे की बात हो रही है? नहीं बिल्कुल नहीं। आज का विषय ये भी नहीं कि कांग्रेस घोर विरोधी है जनता की। खुद उसके अगली लाइन में ये कहते हैं कि मुद्दे की बात कीजिए। खुद की छटपटाहट वहीं 2.5 साल पहले अटकी हुई है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, हौसला नहीं थी कि रोहतक सोनीपत से बाहर जाकर चुनाव प्रचार कर ले, अपने उम्मीदवारों को जितवा ले। जिन लोगों को कुमारी शैलजा ने टिकट दिलवाई थी, जिन लोगों को रणदीप सिंह सुरजेवाला ने टिकट दिलवाई थी, जिन लोगों को कांग्रेस के बाकी नेताओं ने टिकट दिलवाई थी, उनको जितवा दे, उनका चुनाव प्रचार कर दे। तब बेशर्मी के साथ किरण चौधरी से चुनाव से 2 महीने पहले नेता विपक्ष का पद छीनकर, और अगला भी नेता विपक्ष मुझे मिल जाए, मुझे वो चंडीगढ़ में कोठी, मुझे वो गाड़ी और वो कमांडो मिल जाए, बस इस बात के लिए कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे थे। उस कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं जिनके नेता इतने स्वार्थी हैं कि अपनी पार्टी का भी नहीं सोचते, सिर्फ अपना अपना सोचते हैं। और जैसे ही चुनाव जीते, मौका मिला, राज्यसभा में किसको भेजा? दीपेंद्र हुड्डा को, अपने बेटे को। अपनी पार्टी के बारे में सोचना दूर की बात, अपने बेटे को राज्यसभा भेज दिया एकदम से। क्या और कोई नेता नहीं बचे थे हरियाणा कांग्रेस में जिनका वहां जाने का कद बनता हो? 3 साल मुख्यमंत्री रहते हुए उनको 3 चुनाव जितवा दिए। जैसे ही मुख्यमंत्री से उतरे, खुद भी हारे, बेटा भी हारा। उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में लाना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला पर सवाल उठा रहे हैं, वो कांग्रेसी जो छटपटा रहे थे अक्टूबर 2019 में कि हमारे साथ अलायंस कर लो, हमारे पास 31 सीटें हैं, आपके पास 10 है, हम 41 बनते हैं, मिलकर चुनाव लड़ लेंगे। संपर्क कर रहे थे यहां से वहां से, तब हम ठीक हो जाते। तब हमने कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं मांगा था। जनता ने यह निर्धारित किया कि किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए, कांग्रेस विपक्ष में बैठनी चाहिए। 40 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। और जेजेपी को 10 सीटें इसलिए दी कि जेजेपी के बिना सरकार ना बने और ना चले। यह स्पष्ट जनादेश था, हमने इसका पालन किया है। जनता अगर चाहती बीजेपी की अकेली सरकार बनानी है तो 2014 की तरह बनवा देती। कांग्रेस को सत्ता देना चाहती तो दे देती उसको 45 सीटें, 50 सीटें दे देती कांग्रेस को, और जेजेपी को बनवाना चाहती तो हमें दे देती 45 सीटें। लेकिन ये जनता ने, हरियाणा की जनता ने तय किया कि 40, 10, 31 और 40 और 10 मिलकर ही सरकार बने। 2.5 साल बाद भी छटपटाहट। दुष्यंत चौटाला आंखों में खटकता है हर किसी को। अब थोड़ी देर में शराब की चीज ले आएंगे, थोड़ी देर में धान की ले आएंगे, थोड़ी देर में रजिस्ट्री के बारे में बात करने लग जाएंगे। नहीं, वो पहले भी किया, रजिस्ट्री का विषय उन्होंने पहले भी उठाया, बहुत सारे टोकन्स का, और ये कि टेक्निकल चीजें हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई है, लेकिन वो चीजें काम ठीक से नहीं कर पा रही हैं। देखिए, जब भी कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज आएगी, ऑटोमेशन आएगा, ऑनलाइन चीजें आएंगी। भारत ऐसा राज्य है, हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां पर दिक्कतें आएंगी और आई हैं, हमेशा आएंगी। जब भी हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे, एक वक्त शुरू में हर्डल आती है। और चूंकि जिस तरह से हमारा परिवेश है, ग्रामीण परिवेश है दीप कमल, तो बहुत लंबा समय इसमें लग सकता है लोगों को ये चीज समझाने में, बताने में। और ठीक है, सरकारी सिस्टम में कमी का उजागर करना वो जरूरी है, विपक्ष उसे कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, और सत्ता पक्ष के लोग उसका जवाब भी दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आईएनएलडी से भी इस विषय पर मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी, आवाज मिल पा रही है? तो प्रश्न मेरा ये रहेगा कि इस बार के जो चुनाव है, महिलाओं को लेकर चूंकि अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ, तो मैं चाहूंगा कि अभी चर्चा महिलाओं की तरफ मोड़ी जाए। महिला नेता बीजेपी के पास भी कुछ चेहरे ऐसे हैं, कांग्रेस के पास भी कुछ चेहरे ऐसे हैं, हालांकि कांग्रेस पर बीजेपी कई आरोप लगाती रही है महिला नेताओं को लेकर, लेकिन आईएनएलडी के पास महिला नेताओं के बारे में थोड़ा सा हाथ तंग है, थोड़ा अभाव है। कैसे इसे पूरा करेंगे आप? क्योंकि हरियाणा में अभी सिर्फ 46 सीटों पर ही चुनाव हो रहे हैं, आगे और सीटों पर चुनाव होंगे, तो तैयारियां भी दिखाई नहीं दे रही, कोई महिला नेता आपका ग्राउंड पर दिखाई नहीं देता। ऐसा कुछ नहीं है सर।
हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के पास बहुत से महिला नेता हैं और हमारा पूरा का पूरा सेल एक इनेलो महिला सेल बना हुआ है। और श्रीमती सुनैना चौटाला जी जो हमारी पार्टी की महासचिव है, प्रदेश महासचिव है, उनके नेतृत्व में निरंतर हमारे पूरे हरियाणा में कार्यक्रम चल रहे हैं। हरी चुन्नी चौपाल के नाम से उनके हर जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर जिले में प्रत्येक दिन 3 हलकों में उनके प्रोग्राम होते हैं। और इन चुनावों में भी पार्टी पूरी तरीके से महिलाओं को जो उनकी हिस्सेदारी बनती है उस हिसाब से हम अपने उम्मीदवार भी महिलाओं के रूप में भी पूरे हरियाणा में हर वार्ड में उतारेंगे। महिलाओं के विषय की अगर बात करें तो क्या वो मुद्दे होंगे महिलाओं के लिए जिन्हें आईएनएलडी तैयार कर रही है, और आप कह रहे हैं कि आपकी महिला नेताओं के बारे में कोई ऐसा हाथ तंग नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है पार्टी। महिलाओं के किन विषयों को लेकर आप लोग जाने वाले हैं? देखो, नगर परिषद से जुड़ा ये चुनाव है, इसमें महिलाओं सहित बहुत से मुद्दे ऐसे हैं। महिलाओं से जुड़े जो अब शहरों में मुख्य दिक्कत जो है सफाई और पेयजल, इनसे जुड़ी हुई आ रही है हमारे इलाके में या फतेहाबाद में। अब जो महिलाएं पेंशन लेने के लिए उन्हें बहुत सी पेंशनें पिछले 3, 4, 5 महीनों में सरकार ने काट दी बिना कारण बताए। तो और भी सफाई व्यवस्था जो है पूरी तरह चरमरा गई है हमारे फतेहाबाद में। अब भी 3-4 दिन से बीच में से सफाई नहीं हुई थी, उसके बाद आज हुई है। तो भी शहर में हर चौक पर, हर चौराहे पर पूरी तरह से कूड़ा पड़ा है। और बहुत से ऐसे और भी बहुत मुद्दे हैं, जैसे प्रॉपर्टी आईडी को लेकर महिलाएं भी परेशान है, पुरुष भी बहुत परेशान है। हमारे यहाँ प्रॉपर्टी आईडी का बहुत बड़ा मुद्दा है। जो व्यक्ति है वो अपनी एक प्लाट है उसके पास, वो प्लाट आधा बेचना है तो वो आधा बेच नहीं सकता, जो उसकी पैतृक संपत्ति है। प्रॉपर्टी आईडी एक ऐसा मुद्दा इस सरकार ने लागू किया है जिस वजह से बहुत सारा भ्रष्टाचार नगर परिषद में है। आम जन को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी का इतने बुरे हालात है फतेहाबाद सिरसा जिले में। प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए व्यक्ति नगर परिषद में जाता है तो उससे घूस मांगी जाती है, पैसा मांगा जाता है। बाहर टाइपिस्ट, फोटोस्टेट की दुकानों पर इन्होंने दलाल छोड़ रखे हैं सरकार ने और जो भी अफसर हैं। और सफाई ये तो गंभीर आरोप है विकास जी, ये तो बहुत गंभीर आरोप है। अगर मैं गलत नहीं हूं दीपकमल जी, आप संभवतः इसी क्षेत्र से आते हैं जिसकी बात कर रहे हैं विकास जी? नहीं, इनका जिला अलग है, मेरा जिला अलग है। लेकिन जिस समस्या की तरफ ये कह रहे हैं, जो एक मूल बात है कि अगर प्रॉपर्टी आईडी अलग अलग प्रॉपर्टीज की बन रही है तो डेफिनेटली जब देखिए एक जमीन है, एक प्लॉट है, एक घर है जिसमें अगर 6 हिस्सेदार हैं तो उन 6 हिस्सेदारों की प्रॉपर्टी आईडी में एंट्री होगी और आगे जब उनको अपना अपना हिस्सा बनेगा वो तो वो कंप्यूटराइज तरीके से उनको उनका हिस्सा भी शो होगा, वो दिखाई देगा। अब अगर 6 लोग एक विवाहित होकर किसी दूसरी जगह पर बसे हुए हैं, एक विदेश में बसे हुए हैं या एक फैमिली डिस्प्यूट की वजह से वहां पर आकर शामिल नहीं होना चाहते उस प्रोसेस के दौरान कि वो कोई उनका और दूसरे मैटर्स चल रहे हैं, आपस में झगड़े चल रहे हैं और वो वहां पर आकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी को अपडेट नहीं करवाना चाहते हैं, तो ये एक इसको आप सोशल इशू या एक प्रैक्टिकल इशू तो आप कह सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से प्रॉपर्टी आईडी के जितने फायदे आने वाले टाइम में या जो अब लोगों को हो रहे हैं या जिस तरीके से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं चीजों को कि फिर हम कहते हैं कि काला धन और भ्रष्टाचार भी रुकना चाहिए, कि किसके नाम पर अब बेनामी संपत्ति होती है या क्या होता है कि मोटे मोटे लोग जो हैं वो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी किसी किसी के नाम पर लेकर रख लेते हैं। तो ये सारी चीजें अगर दूर होनी है तो ये चीजें ऑनलाइन रिकॉर्ड में आएंगी। ट्रांसपेरेंसी देशों में भी ऐसा है, भारत में भी हो रहा है, हरियाणा में थोड़ा सा और देशों और राज्यों से पहले हो रहा है। तो जो शुरुआत की दिक्कतें हैं वो इसमें आ रही है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि एजेंट्स हैं या पैसे लेकर काम करते हैं, ये समस्या किसी एक डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं होगी। ये समस्या जहां व्यक्ति का नेचर ऐसा होगा, कैरेक्टर ऐसा होगा कि वो अपनी चेयर को मिसयूज करना चाहे, तो जब तक वो लपेटे में नहीं आता, जब तक उसके खिलाफ विकास मेहता जी जैसे लोग कंप्लेंट नहीं करते लिखित में और उसकी कोई रिकॉर्डिंग करके या उसके खिलाफ सबूत जुटाकर उसको सलाखों के पीछे नहीं लेकर जाते, तब तक ये चीजें हमारे अंदर भी। दीपकमल, अब सरकार के स्तर पर भी मुझे लगता है कि इस पर कुछ एक्शन होना चाहिए ताकि लोगों की आगे इस तरह हिम्मत ही ना हो कि वो इस तरह का कोई अंडर द टेबल काम करने की कोशिश करें। बहरहाल विषय मेरा महिलाओं की तरफ मैं लेकर जा रहा था, हालांकि विकास जी ने एक अलग विषय इस पर, हालांकि ये भी विषय जरूरी था।
भूपेंद्र सिंह गराव जी, अब मैं आपसे इस पर महिलाओं के विषय को लेकर बात करूंगा कि अभी जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी राजनीति में है, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा नहीं, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा देखा जाता है। पंच सरपंच स्तर पर महिलाओं को आगे तो किया जाता है आरक्षण की वजह से, निकाय चुनाव में भी महिलाओं को आगे करना पार्टियों के लिए मजबूरी है, लेकिन होता क्या है उसके पर्दे के पीछे से या तो उनके पति या कोई जो गार्जियन है वो सारी चीजों को टैकल करते हैं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण में इस आरक्षण की भूमिका उतनी अच्छी तरीके से धरातल पर उतर नहीं पाती सर। तो क्या निकाय चुनावों में भी हम ऐसा ही देखेंगे कि उनके पति आगे सत्ता को संभालेंगे, एक खाली एक कार्डबोर्ड की तरह महिला को आगे कर दिया गया कि ठीक है आप जीत गए, लेकिन उसके पीछे से सत्ता कोई और चला रहा है, काम कोई और कर रहा है। आशीष 10 सेकंड देखिए, मैं ठीक है दीप कमल आप बात पूरी कर लीजिए, मैं आ रहा हूं गहलावत साहब, एक बार दीप कमल कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी जो मेरे पास सूचना आई है, बहादुरगढ़ नगर परिषद के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी के भतीजे की बहू को कैंडिडेट इनेलो ने डिक्लेयर किया है। तो जो आप समस्या बता रहे हैं वो इनेलो वाले और क्या बताएंगे, अपने जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी जो बहू है परिवार की, वो वहां की चेयरमैन की कैंडिडेट अभी डिक्लेयर की है 10 मिनट पहले। ठीक है गहलावत साहब, अब ये जानकारी भी आपको मुझे लगता है जवाब देने में थोड़ा और डिटेल में जा पाएंगे आप। देखिए, ये समस्या जब आती है जब पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव न लड़ाती हो, जब हमारे पास मजबूत महिलाएं हैं और जो पार्टी जिनको टिकट देगी उनके ऐसे मामले में वो स्थिति नहीं आएगी कि उनका घरवाला आएगा या कोई दूसरा आदमी आएगा। हमारे यहाँ नगर परिषद नगर निगम सोनीपत है, हमारी पार्टी की बहुत सी महिलाएं चुनाव जीत कर आई हैं जो सीधे खुद जाती हैं और खुद लोगों का काम कराती हैं, और वो इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, कोई भी उनका आदमी या कोई उनके साथ नहीं जाता। वैसे कोई ड्राइवर बन के या वैसे हेल्प करने के लिए जाए तो अलग बात है, लेकिन ना वो इंटरफेरेंस करते हैं। हमारे जो पार्टी के महिलाएं हैं वो बहुत सशक्त हैं, और ये बातें वहां आती हैं जहां पार्टी की लेवल की बात नहीं होती। कोई अपना निजी स्वार्थ में जिसका महिलाओं का आरक्षण हो गया वो अपनी पत्नी को खड़ा कर देता है, ये बातें वहां आती हैं। और शुरू में जब भी कोई आप सिस्टम को चेंज करोगे उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में महिलाओं का पूरा सम्मान भी है और इंडिपेंडेंट काम करने की उनको हम छूट भी देते हैं, हम कोई इंटरफेरेंस पुरुष उसमें नहीं करते। और जो कई बातें इन्होंने कहा है, प्रॉपर्टी आईडी की भी बात इन्होंने की और ये अपना फैमिली आईडी की भी बात की। ये देखिए, अगर भ्रष्टाचार आपको दूर करना है तो फैमिली आईडी और ये सारा जो डिजिटल सिस्टम है इसको लागू करना पड़ेगा। हमारे सारे जो बिल है, चाहे हाउस टैक्स है चाहे दूसरे हैं, वो सब हमारी सरकार ने ऑनलाइन कर दिए, सब ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है। चाहे किसी ने जन्म प्रमाण पत्र लेना है, मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है, वो सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया। पहले तो ये दलाल छोड़ रखे थे कांग्रेस की पार्टी में, तो चाहे पेंशन बनवानी होती थी, चाहे पीला कार्ड बनवाना होता था, चाहे दूसरे थे, 10-15 हजार रुपए लेके और बोगस बनवाते थे। अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अटल सेवा केंद्र हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, मात्र 50 रुपए दे के आप कोई भी सेवा का लाभ ले सकते हैं। और हमने जो फैमिली आईडी का सिस्टम शुरू किया है, जो बीच के दो नंबर के जो लोग हैं जो 2 नंबर का काम करते हैं वो सारे उजागर हो जाएंगे, और उनके तो सारे चीज जो है उनसे जो गलत तरीके से ले रही है वो बंद हो जाएगी। हमारी सरकार वचनबद्ध है, जिसका हक बनता है उसको हक देंगे, और खाम सरकारी पैसे के ऊपर, लोगों के पैसे के ऊपर गलत तरीके से डाका नहीं डालने देंगे। जो आदमी ईमानदारी से काम करता है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घबराने की जरूरत नहीं है। हर समय हमारी सारी सरकार, सारी पार्टी उस आदमी के साथ खड़ी है। और जो आदमी 2 नंबर का काम करते हैं, जैसे कांग्रेस के राज में भी होता था, चाहे कोई भी चीज होती थी कांग्रेस के राज में, वो बगैर पैसे की नहीं होती थी। चाहे खर्ची पर्ची का सिस्टम था, चाहे ट्रांसफर का सिस्टम था, चाहे नौकरियों का सिस्टम था, हमारे यहाँ सारा सिस्टम 1 नंबर का हो गया है। और कुछ समय लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हम 100% कामयाब हो गए हैं, 100% भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन 80% 90% तक भ्रष्टाचार हमने कम किया है। लेकिन 60 साल में भ्रष्टाचार की जड़ें कांग्रेस के राज में इतनी गहरी हो गई थी, जिनको हम उखाड़ने का काम कर रहे हैं। और जो भी हमारे हत्थे चलता है उसको सीधा ठोकने का काम करते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो। हम किसी को भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी हमारी सरकार। हमारे सरकार के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, जिनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमारी पार्टी के प्रधान है ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो एक दिन में 20-20 सभा करते हैं।
उनकी सारी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे पार्टी ठीक है सर, ये चीजें कितनी कामयाब होंगी निकाय चुनावों में, ये तो बहरहाल वक्त ही बताएगा। गिलावत साहब, वक्त थोड़ा कम है, इसलिए मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन जिन विषयों पर निकाय चुनाव में पार्टियां जाने वाली हैं लोगों के बीच, वो अभी भी उलझे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार काम कर रही है। सरकार के जो दोनों दल हैं वो ये कह रहे हैं कि हम सरकार के काम को लेकर जाएंगे, विपक्ष कह रहा है कि सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे और जनता को असली विकास क्या होता है वो दिखाना है। और अलग अलग विषय हैं बहुत सारे सभी दलों के, लेकिन महिलाओं को लेकर जो बात अब सामने आई थी, उम्मीद है कि इन निकाय चुनावों में उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी कि महिलाएं खुद नेतृत्व करेंगी और जिस सोच के साथ इस आरक्षण को लागू किया गया उसका असर दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।